नमस्कार। TYBA हिंदी प्रश्नपत्र क्रमांक 8 काव्यशास्त्र इकाई क्रमांक 1 काव्य कला साहित्य का स्वरूप, परिभाषा, तत्व, प्रयोजन तथा काव्य के प्रेरणा स्रोत, ये सारी बातें पहली इकाई के अंतर्गत आती है। आज हम साहित्य, काव्य, कला, इनका स्वरूप या इस स्वरूप के बारे में चर्चा इस व्याख्यान में हम करेंगे। साहित्य, काव्य, कला, स्वरूप, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय में उसका प्रयोग किया जाता है या एक दूसरे के लिए पूरक माने जाते हैं। तो साहित्य के भेद या काव्य के भेद कितने हैं? प्रधानतः हमारे सामने साहित्य के दो भेद आते हैं। एक है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी और आजकल के चित्रपट और टीवी सीरियल आती है। दृश्य काव्य यानी जो हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य साहित्य आता है। श्रव्य काव्य के प्रधान भेद है 3: गद्य, पद्य और गद्य पद्यात्मक वाङ्मय, जिसे हम चंपू काव्य कहते हैं। गद्य के प्रधानतः 2 भेद हैं। गद्य के प्रधानतः 2 भेद हैं, जिसमें सृजनात्मक साहित्य और दूसरा है आलोचनात्मक साहित्य। पद्य के 4 भेद हमारे सामने आते हैं: महाप्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, निबंध काव्य और मुक्तक काव्य। महाप्रबंध के अंतर्गत 2 भेद आते हैं: पुराण और आख्यान। प्रबंध काव्य के अंतर्गत 2 भेद आते हैं, जिसमें से एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। निबंध काव्य की कोई भेद नहीं है। मुक्तक के 3 भेद हमारे सामने आते हैं: नीति, रीति और गीति। कुल मिलाकर इन सभी भेदों को हम काव्य कहते हैं, साहित्य कहते हैं और कला भी कहते हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि साहित्य किसे कहते हैं। यानी ये सब जानने के बावजूद भी हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि साहित्य किसे कहते हैं। इस प्रश्न पर शताब्दियों से विचार होता आ रहा है और इस प्रश्न के उत्तर में साहित्य की परिभाषा निरूपित करने के अनेक प्रयास विद्वानों द्वारा किए गए दिखाई देते हैं। आज यदि हम इन परिभाषाओं तथा लक्षणों को एकत्रित करें या एकत्रित करने का प्रयत्न करें, तो भी हम निश्चित रूप से किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ होंगे। क्या कारण है इसका कि हम इन परिभाषाओं को एकत्रित करने के बाद भी साहित्य को समझ नहीं पाते? तो उसका मतलब यह है कि साहित्य निरंतर विकसित होने वाली विधा है। साहित्य निरंतर विकासशील होता है। उसका विकासशील रूप परिभाषाओं और लक्षणों की सीमा में हम बांधने में असमर्थ हैं। उसका विकासशील रूप परिभाषाओं की सीमा से बाहर ही दिख पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि स्त्री हृदय को समझ पाना कठिन बात है, उसी तरह काव्य को भी समझ पाना कठिन बात है। दोनों भी मनुष्य के लिए अनाकलनीय है, लेकिन दोनों का भी आकर्षण मनुष्य को है। जिस तरह स्त्री का आकर्षण है, उसी तरह काव्य का भी आकर्षण रहा है। और इसीलिए कह सकते हैं कि साहित्य को, काव्य को परिभाषाओं में बांधने में हम असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि उसका विकासशील रूप निरंतर परिभाषाओं की सीमा से बाहर ही हमें दिखाई देता है। वैसे स्थूल रूप से सभी रचनाओं को, सभी कृतियों को
साहित्य कहा जाता है। सभी रचनाओं को साहित्य ऐसा कहा जाता है। साहित्य यानी जिससे कुछ न कुछ हित साधन होता है। साहित्य का मतलब क्या है, साहित्य का अर्थ क्या है? तो साहित्य यानी जिससे कुछ न कुछ हित साधन होता है। साहित्य यानी सहित, साहित्य यानी सहित, साहित्य यानी कल्याण के साथ। साहित्य शब्द संस्कृत के सहित शब्द से उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। साहित्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। साहित्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक व्यापक अर्थों में और दूसरा है संकुचित अर्थों में। व्यापक अर्थों में छपी हुई सामग्री को हम साहित्य कहते हैं। जो भी हमारे सामने छपकर आता है उसे हम साहित्य कहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इतिहास की किताब हो, विज्ञान की हो, विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र की हो, मानसशास्त्र की हो, समाजशास्त्र की हो, ये सारे विषयों की किताबें अगर हमारे सामने छपकर आ जाएंगी तो हम उसे साहित्य ही कहेंगे। संकुचित अर्थ में साहित्य का अर्थ वो ये होता है कि कविता, नाटक, उपन्यास या ललित साहित्य यानी ये उसका संकुचित अर्थ होता है। छंदबद्ध रचना को काव्य कहते हैं। छंदबद्ध रचना को काव्य कहा जाता है। संभवतः काव्य के लिए ही साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। संभवतः काव्य के लिए ही साहित्य शब्द का और कला शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। काव्य यानी वाङ्मय, काव्य यानी वाङ्मय यानी काव्य, कला, साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का भी प्रयोग होता है। अतः ये वाङ्मय शब्द का प्रयोग जो होता है वह मराठी साहित्य में अधिक होता है, हिंदी में उतना नहीं होता। संस्कृत से आया हुआ ये शब्द है, तो वाङ्मय शब्द का भी प्रयोग होता है। काव्य यानी वाङ्मय, और इसी वाङ्मय के अंतर्गत कविता, नाटक, उपन्यास, ललित साहित्य ये सब इसके अंतर्गत आता है। मनुष्य वाक शक्ति से संपन्न प्राणी है। मनुष्य जो प्राणी है वो वाक शक्ति से संपन्न प्राणी है। वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति से संपन्न ऐसा वह प्राणी है। मनुष्य के पास बोलने की शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि मानवेतर प्राणी भाषा का प्रयोग नहीं करते, वे भी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी भाषा जो होती है वह स्थिर होती है, वह अविच्छिन्न होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें विकास नहीं होता। लेकिन मनुष्य की भाषा जो है वह परिवर्तनशील है, वह निरंतर विकासशील है। वह अतीत के साथ वर्तमान में आती है और वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी बातें करने लगती है। तो मानव भाषा की जो विशेषता ये है वह अन्य मानवेतर प्राणियों में नहीं है। इसीलिए मनुष्य को वाणी का वरदान प्राप्त हुआ है और इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य वाक शक्ति से संपन्न ऐसा प्राणी है। अतः उसका अतीत का ज्ञान, अतीत यानी भूतकालीन ज्ञान, उसकी वाणी के रूप में सुरक्षित है और वर्तमान का अनुभव और ज्ञान संक्रमणशील है। वह दूसरों को भी प्राप्त होता है और दूसरों को प्रभावित भी करता है। वाणी का वरदान पाकर मनुष्य अन्य मानवेतर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ है। वाणी का वरदान पाकर ही मनुष्य अन्य मानवेतर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ है और इसी आधार पर मानव समाज का निर्माण हुआ है और इसी आधार पर मानव समाज का विकास भी हुआ दिखाई देता है। अगर मनुष्य के पास वाणी नहीं होती तो उसका समाज के रूप में रहना असंभव था, उसका विकास भी होना असंभव था। और इसीलिए कहा जाता है कि वाणी का वरदान पाकर मनुष्य अन्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ दिखाई देता है। संगठन और विकास की अद्भुत क्षमता रखने वाली अमर वाणी, संगठन और विकास की अद्भुत क्षमता रखने वाली अमर वाणी साहित्य के रूप में, वाङ्मय के रूप में सुरक्षित है। संगठन और विकास की अद्भुत क्षमता रखने वाली अमर वाणी वाङ्मय के रूप में सुरक्षित है। युग युग से श्रुति पद्धति पर या लिपिबद्ध होकर जो भी वाणी सुरक्षित है वह वाङ्मय ही है।
युग युग से श्रुति पद्धति पर या लिपिबद्ध होकर जो भी वाणी सुरक्षित है वह वाङ्मय ही है। श्रुति पद्धति का अर्थ क्या होता है? श्रुति पद्धति यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी बातें कहती है, अपने जीवन में आए हुए अनुभव दूसरी पीढ़ी को कहना, इसको श्रुति पद्धति कह सकते हैं। या इसको इस प्रकार भी आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने अपने घर में दादा दादी की मुंह से कहानियां सुनी होगी, दादा और दादी के मुंह से कहानियां सुनी होगी, जिसमें राजा रानी की कहानी होती है, महाभारत की कहानियां होती है, रामायण की कहानियां होती है। तो ये कहानियां हमने अपने अपने दादा दादी के मुंह से सुनी हुई है। आज की पीढ़ी कितनी सुनती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि आज की दादा दादी को टीवी के सामने बैठकर अपने पोते और पोते को कहानी सुनने के लिए कितना समय, कितनी फुर्सत मिलती है, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। लेकिन दादा दादी के मुंह से जो कहानी हमने सुनी है वह श्रुति पद्धति के अंतर्गत आती है। इन्हें इसलिए कहते हैं कि युग युग से श्रुति पद्धति पर या लिपिबद्ध होकर जो भी वाणी सुरक्षित है वह वाङ्मय ही है। और इसी वाङ्मय शब्द के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी वाङ्मय के लिए संस्कृत के काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसी वाङ्मय के लिए अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा हुआ दिखाई देता है। आगे चलकर हम वाङ्मय और साहित्य में क्या भेद हो सकता है, काव्य का स्वरूप कैसा है, काव्य का प्रत्यक्ष जीवन में किस तरह संबंध आता है, क्या काव्य जीवन की समस्याओं को समझाने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए उपयोगी है क्या, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ साहित्य की परिभाषा कैसी है, इसमें अंग्रेजी की परिभाषा आ सकती है, मराठी की परिभाषा आ सकती है, अंग्रेजी की परिभाषा आ सकती है, संस्कृत की परिभाषा और हिंदी की परिभाषाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। आगे चलकर काव्य के प्रयोजन, काव्य के प्रेरणा स्रोत और काव्य के तत्वों का भी अध्ययन आगे चलकर हम करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही।